हम्म, हेलो बच्चों। मेरा नाम सुधीर कुमार। ये मेरा चैनल है ओसो मैथ्स, जिसमें हम लोग बेसिकली 11-12 को अच्छे तरीके से बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 11-12 का मैथमेटिक्स हम लोगों ने इस चैनल को बनाया कि बच्चों में थोड़ी सी बेस जो है उनका उतना अच्छा मजबूत नहीं हो पाता है, तो हम लोग थोड़ा बेस मजबूत करने के ख्याल से बनाएं। अगर बेस मजबूत रहेगा तो जिस पेड़ का जड़ मजबूत रहता है ऊपर अपने आप फल लगने लग जाता है। तो अगर हम आपका बेस मजबूत कर देंगे तो आप क्वेश्चन खुद बनाने लग जाएंगे। तो हम लोग बेस मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये हमारा 11th का आज पहला अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा कुछ बेसिक देंगे। फिर हम लोग अगले क्लास से नेक्स्ट मतलब कि मंडे या ट्यूसडे से हम लोग मंडे से टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट शुरू करेंगे। आज हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे। मेरा अपना ऑफलाइन सेंटर पटना के बोरिंग रोड इलाके में है, जहां हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ओसो मैथ्स नाम से है और ये चैनल भी ओसो मैथ्स नाम से है। आप लोग हम लगभग 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। यह मेरा मानना है, या जैसा कि बच्चे बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं बहुत इजीली बच्चों को समझ में आता है। देखते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए। और ऐसा हम समझते हैं कि यदि आप ध्यान देकर समझिएगा तो कोई भी चीज़ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ये नहीं कहना है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, हम दूसरे से ज़्यादा हमको कम समझ में आता है, दूसरा ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सब बात नहीं मानी जाती है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, कोई मजबूत नहीं होता है पढ़ने में। सभी लगभग एक जैसे होते हैं। कोई बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसने पढ़ते समय उसका ध्यान कहीं और रहता है, वो ध्यान देकर नहीं पढ़ता है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, या आप कोई पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर की कहानी आपको बहुत सालों तक याद रहती है, लेकिन टीचर की पढ़ाई ये बात नहीं याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पिक्चर देखते समय आपका पूरा कंसंट्रेशन पर्दे पर रहता है, लेकिन पढ़ते समय आपका ध्यान कहीं कहीं रहता है। ये एक जनरल बात है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन सही रहेगा, जितना ज़्यादा ध्यानपूर्वक हम किसी बात को देखेंगे समझेंगे, आगे की बात उतनी ही ज़्यादा हमें समझ में आएगी। कुछ और बात, जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर कभी कभी मैथ बनाने में अटक जाते हैं तो आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ये भी बात अच्छी नहीं है। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं मोबाइल पर, अगर एक बार में कोई लेवल पार नहीं होता है तो क्या गेम डिलीट कर देते हैं कि फिर उसे बार बार कोशिश करते हैं जब तक लेवल पार नहीं हो जाए? तो जहाँ तक गेम में बात है कि वहाँ आप तब तक गेम नहीं छोड़ते हैं जब तक लेवल पार नहीं कर पाए। तो मैथ में ऐसा क्यों करते हैं कि जब मैथ बन गया, एक मैथ नहीं बना तो बनाना ही छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ जब तक बनाइए जब तक कि उसका सॉल्यूशन ना निकल के आए, और उसके लिए पहले कंसेप्ट तैयार करिए, फार्मूला याद करिए, और उसके बाद सवाल बनाए चलिए। जब मालूम है कंसेप्ट क्या है सवाल बनाने का, फार्मूला मालूम है, तो सवाल बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, नहीं बन रहा है, इसके पीछे या तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, या किताब का आंसर गलती है, और कोई तीसरा चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमें मालूम है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमें मालूम है इसका फार्मूला क्या है, तो कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये बात। अगली एक और बात कहना चाहते हैं, कैसे पढ़ा जाए, एक बात है। तो पढ़ने के लिए क्या होता है कि जो भी किताब हम रेकमेंड करेंगे या जो भी तुम्हारी मर्जी हो बनाने की, उस किताब को लेके बनाओ। और किताब लेके बनाने के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक हम, जैसे तुम लोग परिचित हो सीक्वेंस एंड सीरीज नामक टॉपिक से, उसे हम मान लेते हैं कि उसमें 50 क्वेश्चन है। तुमने बनाने चला सीक्वेंस सीरीज के 50 सवाल को,
हो सकता है कि तुमसे 30 सवाल बना, 20 नहीं बना। तो जो सवाल नहीं बना उस पर तुम एक बार क्रॉस मार्क कर दो और उसको नेक्स्ट डे फिर एक बार बनाने की कोशिश करो। और निश्चित रूप से जो 20 क्वेश्चन तुमने टिक लगाया था उसमें से कुछ और बनेगा। फिर जो नहीं बनता है एक बार और उस पर क्रॉस मार्क कर दो, निश्चित रूप से कुछ और बनेगा। नहीं बनेगा फिर उस पर ट्रिपल क्रॉस मार्क कर दीजिए। अब जो ट्रिपल क्रॉस मार्क वाला क्वेश्चन हो गया वो आकर के हमसे पूछो या जिससे पूछ सकते हो पूछो उससे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा कि जब हम एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने चलेंगे तो ऐसा तुम्हें सुनने में आया, तुम लोग सुने हो कि 2 महीना पहले कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 2 महीना पहले हम जिस पर क्रॉस मार्क नहीं है उसको छुएंगे भी नहीं रिवीजन कर, क्योंकि रिवीजन में तो पूरा किताब बना नहीं सकते, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो जिस पर क्रॉस मार्क है नहीं उसको तो हम छुएंगे भी नहीं, क्योंकि तो ऐसा ही पहली बार बन गया था, उसको क्यों हम टच करने जाएंगे। 2 महीना पहले हम वैसे क्वेश्चन को टच करेंगे जिस पर सिंगल क्रॉस मार्क था या डबल या ट्रिपल, सबको टच करेंगे। ठीक, फिर जब 1 महीना बचेगा तो डबल क्रॉस मार्क वाले को हम लोग बनाना शुरू करेंगे, डबल ट्रिपल दोनों को। और जब 15 दिन बचेगा तो ट्रिपल क्रॉस मार्क वाले का रिवीजन करेंगे। और जब 1 हफ्ता बचेगा तो सिर्फ थ्योरी देखना है, कोई नया क्वेश्चन नहीं, कोई नया चीज़ नहीं देखना है, सिर्फ पुराना थ्योरी देखना है। अब बचा किताब हम कौन सा बनाएं? तो जनरली बहुत सारी किताब मार्केट में हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि एक NCERT कंपलसरी है और एक मेरी तरफ से NCERT एग्जाम्पलर होगा। ये पहला, यह दूसरा, और तीसरा में हमारे पास एक RS अग्रवाल आता है या RD शर्मा आता है या KC सिन्हा। यह जनरली 3 किताब आते हैं। देखिए, रेफरेंस बुक सबसे पहले किताब कौन सा पढ़ें? तो किताब कोई बुरी नहीं है, सारी किताबें अच्छी हैं। कोई किताब खराब नहीं, सारी किताबें अच्छी हैं। हम कितना किताब पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, कौन किताब पढ़ते हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हम किताब पढ़ते कैसे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसके कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या सारे क्वेश्चन बना रहे हैं कि छोड़ के बना रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। RS अग्रवाल की किताब बहुत अच्छी है, RD शर्मा भी बहुत अच्छी है, और अलग अलग स्टेट में बहुत सारी किताबें होंगी। जनरली बिहार में ज़्यादातर KC सिन्हा किताब चलती है और RD शर्मा की ये ज़्यादा बेटर, RS वाले ही तीनों। बाकी अलग अलग स्टेट में और भी कुछ किताबें रहती हैं। तो एक किताब तो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है NCERT, इसको लेना कंपलसरी है, ये बोर्ड के लिए है। ये किताब जो है NCERT एग्जाम्पलर ये गवर्नमेंट में निकाला है कंपटीशन के लिए, इसको भी लेना कंपलसरी है। ये हर एक सब्जेक्ट का आता है तो सबका लेकर रख लेंगे। और ये 3 रेफरेंस बुक है, 3 में से कोई एक, ध्यान दें, 3 में से कोई एक RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो या KC सिन्हा, 3 में से कोई एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। सिर्फ 12-11 देखना चाहते हैं तो RS अग्रवाल चाहिए, 12 के साथ कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो RD शर्मा बेटर रहेगा। और इसके साथ जो कंपटीशन के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी किताब आती, 3-4 किताबें हैं। जैसे उनके लिए सिंगेज पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की आती है, बालाजी की किताब आती है। ये सब किताबें कंपटीशन के लिए अच्छी आती हैं, इनमें से कोई भी एक लेना है ले सकते हैं। अब अच्छा, ये सारी किताबें कौन सी हो गई, समझ गए आप लोग। अब आगे को चलते हैं। एक तो ये जरूर ले लेंगे, यह ले लेंगे, तीनों में से कोई ये किताब ले लेंगे, जो मर्जी हो। किताब सब अच्छी है, सभी किताबों में वही फार्मूला, वही नियम, वही कानून है। सिर्फ किसी में क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी में क्वेश्चन आसान है, ठीक है, किसी में क्वेश्चन कम है, किसी में ज़्यादा है। इसके बाद ये सब हमारे टॉपिक हैं, ये इतने टॉपिक हमको फिलहाल 11th में पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेट, उसके बाद रिलेशन फंक्शन। तो सेट तो पूरा हमारा 11th में ख़त्म है, लेकिन रिलेशन फंक्शन हमारा कुछ रिलेशन 11th में है, कुछ 12 में है, फंक्शन में कुछ 11th में है, कुछ 12 में है।
ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आता है, खाली 11th के लिए है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस सीरीज आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें सीक्वेंस 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक मिक्स वाला आता है। तो आप लोग एपी पढ़े हुए हैं, जीपी यूपी सब 11th में पढ़ना है। सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, 11 का खतरनाक टॉपिक है। लीनियर इनइक्वालिटी, ये टॉपिक इतना बेहतर है कि इसका इतना इस्तेमाल है कि क्या कहा जाए, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th में है, मेजर पार्ट 12 में है। स्टैटिस्टिक्स ये 11th में ही है। मैथमेटिकल रीजनिंग 11th में ही है। और कोऑर्डिनेट में 2 चीज़ होता है, एक होता है 2D, एक 3D। तो आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास 10th में पढ़े हुए होंगे, उसी का 12 में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसकी एक अलग किताब ही कोऑर्डिनेट की आती है, अलग किताब आती है कोऑर्डिनेट की। इसमें एक चीज़ हमने नहीं लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट की एक अलग किताब ही आती है, हालांकि तुम्हारे आड़े सवाल में शामिल है, कोऑर्डिनेट उसी किताब में है, लेकिन अलग किताब ही आती है। हमें खाली कोऑर्डिनेट पढ़ने में लग जाता है 2.5 से 3 महीना समय, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें एक बेसिक है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आदि समय में खाली स्ट्रेट लाइन में लगभग 29 एक्सरसाइज है। तो बहुत लंबा है यह। लिमिट 11th में है, डेरिवेटिव थोड़ा 11th में है और बाकी 12 में है। तो यहाँ एक 2D 3D है, तो 2D हमारा 11th में है, 3D हमारा 12 में है। 11th में खाली इंट्रोडक्शन ऑफ 3D है। और ट्रिगोमेट्री भी पढ़ने में हम लोग लगभग 1.5-2 महीना समय लग जाएगा। ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छा चीज़ है ये एक तरह से मैथमेटिक्स में ट्रिगोमेट्री है, वह कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन इसके द्वारा बाकी टॉपिक की इम्पोर्टेंस बढ़ घट जाती है। खासकर 12 में एक टॉपिक है कैलकुलस ट्रिगोमेट्री के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। ट्रिगोमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कैलकुलस के लिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए, ऐसा आपको पढ़ना है। अब आगे हम कुछ बताते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक चीज बता देना चाहते हैं आप लोगों को, रेशियो एंड प्रपोर्शन का नियम। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में बता देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ रहेगा, यदि इफ A/B बराबर C/D, तो अगर ऐसा बात होगा A/B बराबर C/D, ठीक है। यह क्या चीज़ है, इसका मतलब ये रहा कि मान लेते हैं कहीं 2/3 बराबर 4/6 है, ये हमारा A/B बराबर C/D है। कहीं 2/3 बराबर 4/6 है। तो इस रेशियो को क्या हम लोग 3/2 बराबर 6/4 लिख सकते हैं। 2/3 बराबर 4/6 को 3/2 बराबर 6 दोनों तरफ उलट सकते हैं। तो उलटते हैं तो उलटने का कुछ नाम होगा। जैसे कहीं भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हम लोग कहीं बराबर के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, लिखते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैसे ही जो भी हम काम करते हैं इसका कुछ नाम होता है। तो यह उलटने का क्या नाम है, इसको मैथ के भाषा में कहते हैं इन्वर्टेंडो बाई इन्वर्टेंडो। दोनों तरफ उलट देते हैं, B/A बराबर D/C। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, और करते समय यह नाम लिख देंगे इन्वर्टेंडो। उसी प्रकार से यदि यह है तो हम लोग यहाँ से इसको इधर उधर चेंज कर देंगे, यानी 3 और 4 की जगह अदला बदली, 2/4 बराबर 3/6। देखिए तो दोनों सेम हो रहा है ना। तो जब ऐसा सेम हो रहा है, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे करने वाले का कुछ नाम देंगे। वह नाम क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो, यानी ये दोनों आपस में चेंज, यानी A/C बराबर क्या हमको हो जाएगा B/D। A/C बराबर क्या हो जाएगा B/D, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज आता है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो। यह क्या चीज है, सो देखिए। जैसे हम देख रहे हैं कि वह हमारे पास एक रेशियो है, क्या रेशियो है,
ए बाई बी बराबर सी बाई डी। इस रेशियो के हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, यानी दोनों तरफ हमने क्या ऐड कर दिया 1, तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी हो जाएगा, है ना। तो यानी हम बीच वाला मिटा दें अगर, तो ऐसा रहने पर हम सीधे ऐसा कर सकते हैं, क्या चीज़, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है, कंपोनेंडो। यानी जब ऐसा रहेगा तो a प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी। इस रूल को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। और एक और आता है इसमें डिविडेंडो। डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या होता है, यही जो हमारे पास है, इसी में हम दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास a माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी हो गया, है ना। यानी जब हमारे पास ऐसा रहेगा तो सीधे यह कर सकते हैं, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग डिविडेंडो, है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि डिविडेंडो के रूल से a माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। फिर से एक बार देख लिया जाए, ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे तो यह इसका नाम रहेगा इन्वर्टेंडो, यह रहने पर सीधे यह लिख देंगे, इसका नाम अल्टरनेंडो। ये ऐसा लिखेंगे तो कंपोनेंडो, ऐसा लिखेंगे तो डिविडेंडो। अब इस कंपोनेंडो को, यानी इसको हम लोग, इसका नाम है, अगला एक आता है लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका एक अलग, इसमें क्या है, कंपोनेंडो के लेफ्ट को डिविडेंडो के लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंडो के राइट को डिविडेंडो के राइट से, यानी a प्लस बी बाई बी बटा में a माइनस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी बटा c माइनस डी बाई डी। समझ गया ना। तो यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ से ये वाला, यानी फाइनली हमें बच जाएगा a प्लस बी बटा a माइनस बी और c प्लस डी बटा c माइनस डी। क्या हुआ सो देख लीजिए, क्या हुआ, जब ऐसा रहने पर बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यही काम हम लोग दोनों तरफ करेंगे। तो इस 5 रूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, खास करके इसका अब कहाँ का इस्तेमाल होगा हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। इसको देखें, नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करते समय वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं सेट्स के बारे में। सेट, फिर हम बताएंगे थोड़ा सा इंटरवल के बारे में, फिर हम बताएंगे थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक। और फिर 2 4 5 बेसिक क्वेश्चन बता के अगले दिन हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करें, अपने अपने दोस्तों को बता दें कि भाई मैथ क्लास चालू है, पूरे अपने सर्किल में बात को बता दें मैथ क्लास चालू है, सब लोग देखिए। चलिए थोड़ा सा सेट्स के बारे में जान लीजिए, ये बहुत जगह इस्तेमाल पड़ेगा, देख लीजिए। सेट ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल टॉपिक पढ़ते समय, फिलहाल सेट क्या है, तो सेट के बारे में हम लोग, ठीक, जो भी है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़े हुए रहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट, तो हम लोग वहाँ भी ज़्यादा नहीं जानेंगे। सेट्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और यह ऐसा एक ब्रैकेट रहता है, ऐसे करली इसी ब्रैकेट में डालेंगे, इस ब्रैकेट में कभी नहीं, वो सब समझाएंगे हम, इस ब्रैकेट में कभी नहीं। ब्रैकेट का बड़ा मतलब होता है, यह मैथमेटिक्स है, इस ब्रैकेट का अलग मतलब है, वो ऐसा ब्रैकेट हो जाएगा, इसका मतलब अलग होता है,
वो यह करली ब्रैकेट का यहाँ मतलब अलग है या किसी और क्वेश्चन मतलब अलग हो जाएगा। ये सब खतरनाक चीज़ है, सब यहाँ सिस्टम पर ध्यान दीजिए आप लोग। पहले बेसिक से बता देते हैं किसका किसका क्या क्या यूज है। फिलहाल इसी करली ब्रैकेट में ही ये रहता है। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं ए एक सेट है जिसका यह सब क्या है, एलिमेंट। तो हम यहाँ कहेंगे 1 2 3 4 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। यह किसका सिंबल हो गया, एलिमेंट का। 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और यहाँ यह कह सकते हैं 7 इसमें नहीं है, तो 7 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो ये सिंबल जहाँ मिलेगा वहाँ कहिएगा यह एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। जहाँ यह दिखाई देगा वहाँ कहिएगा यह सिंबल किसका है, एलिमेंट का। यह किसका है, एलिमेंट नहीं है, ठीक। अब आगे जिसका हमको इस्तेमाल पड़ेगा आपको तो बताते हैं, जरा इसका यूज पड़ेगा। अच्छा, यही जो सेट था यह 1 2 3 4, इसको जब हम लिखते हैं, ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सेट 3 में भी, ऐसे ही समझा रहे हैं बेसिक में। किताब में कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो समझना चाहिए ना भाई। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये इसी को जब ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। और कभी कभी यही ऐसे लिखा रहता है लैंग्वेज फॉर्म में कि ए का एलिमेंट है x और x क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो इसको पढ़ के मन में क्या आ रहा है, इसको पढ़ के मन में लग रही है a का एलिमेंट है x क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, 5 से छोटा बराबर। तो भाई 5 से छोटा बराबर क्या नेचुरल नंबर होता है, यही ना होता है। तो ऐसे लिखा रहता है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसे कहते हैं सेट बिल्डर। इसका कहीं कहीं लिखा रहेगा, देख के घबरा नहीं है, यह एक लिखने का तरीका, ठीक। अब इसके बाद एक चीज बता देते हैं और आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन और एक होता है डिफरेंस। जैसे यह एक सेट है 1 2 3 4, ठीक, और बी एक सेट है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सिस्टम होता है एंड और एक होता है और। एंड और दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए पहले। यहाँ ए इंटू बी बराबर 0 और एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। सोचिएगा, तो ए इंटू बी 0 है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पर या तो ए 0 होगा या बी 0 रहेगा, आइदर ए 0 और बी 0। तो हम लिख सकते हैं ए 0 होगा या बी 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 रहे या दोनों ही 0 हो जाए। मतलब कि दोनों को 0 होने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक भी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ए 0 हो या बी 0 हो, दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या दोनों भी 0 हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 0। अब एक बात बताते हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है नहीं, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कुछ पैसा तुम्हारे पास है, कुछ पैसा तुम्हारे दोस्त के पास है, यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और दोनों का, तुम्हारे पास कुछ पैसा और तुम्हारे दोस्त के पास कुछ पैसा, और दोनों का जोड़ 0 है। इसका मतलब क्या रहा, किसके पास कितना पैसा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का जोड़ 0 है। यह हमेशा पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का जोड़ 0 कब होगा, जब ए भी 0 होगा एंड बी भी 0 होगा। यानी उसे 0 होने के लिए ए को भी 0 होना पड़ेगा एंड बी, दोनों 0 होगा तभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा। यानी ए को भी 0 होना पड़ेगा एंड बी को भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसलिए या और एंड दोनों का मीनिंग समझ लीजिए।
और मतलब आइदर यह और वह, एंड का मतलब बोथ, दोनों कंपल्सरी। अब हम यहाँ चलते हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, यहाँ हो जाएगा, इसको कहते हैं ए यूनियन, इसको लिखेंगे समझने के लिए मन में, और ये एक्चुअल में इसका सिंबल है, ये सिंबल है, नाम है यूनियन, मन में समझेंगे। और अब बताइए इसमें क्या क्या रहेगा। ए में इसमें वह रहेगा जो आइदर इन ए और इन बी, इसमें वह रहेगा जो या तो ए में है या बी में है, यानी 1 2 3 4 5 6 सब, चाहे ए में रहे चाहे बी में रहे, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे मन में ए एंड बी, लिखेंगे सिंबल रहेगा यह। अब मन में सोचिए, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए एंड बी, इसमें वह आएगा जो ए में भी रहेगा एंड कहाँ रहेगा, बी में। तो बेटा दोनों में कौन रहेगा, सो देख के बता लीजिए यहाँ पर, ए में एंड बी में, यानी क्या रहेगा 3 और 4, समझ गए ना। ये और एंड का मतलब, यहाँ एंड का मतलब जो दोनों में है रहेगा। अब यहाँ पर आइए, ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी माइनस ए, इसे कहते हैं डिफरेंस, ए माइनस बी और बी माइनस। सोचो, खुद सोचो, ए में से बी वाला हट गया, ए में से बी वाला हट गया, पहले ए और बी दोनों में कॉमन क्या है 3 4, तो ए माइनस बी, ए में से बी वाला हट जाएगा तो क्या बचेगा वहाँ से, सोचो 1 और 2, समझ गए ना। ए में से बी वाला हट गया तो क्या बच गया 1 और 2। अब सोच के यहाँ बताओ, बी माइनस ए, बी में से ए वाला हट गया तो क्या बच जाएगा हमको 5 और 6, ठीक है ना। बी में से हट गया, क्या बच गया हमको 5 और 6, क्लियर। तो ये हमारा रहा, ठीक। अब हम इसके बाद थोड़ा सा तुम लोगों को बता देते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को मालूम है, तो नंबर सिस्टम ऐसा करते हैं, उसको हम बताने के पहले थोड़ा सा दूसरा चीज़ बेसिक कुछ फार्मूला लिख देते हैं। हम वीडियो रोक करके कॉपी में लिख लीजिएगा जो लिखना रहेगा, ठीक है। फिर हमको थोड़ा सा इंटरवल बताना होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ फार्मूला, है ना, फार्मूला लिख देते हैं। जैसे हालांकि आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम ऐसे ही लिख देते हैं फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह सब लोगों को मालूम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इससे हम लोग यह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4ab, ये सब लोगों को मालूम है। ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ एक जगह रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से तीसरा में ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। या इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी यह क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। और इसके बाद एक आगे हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी जो बी स्क्वायर, है ना।
और इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सब आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे सब मालूम है, नोट कर लीजिएगा। एक दो और चीज़ जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है, मेजर चीज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। याद रखिएगा, आगे से हम बोल देंगे डायरेक्ट। यहाँ के बाद ये लिखा जाता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे? ये जो चीज है इसमें पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। कैसे किया? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड किया मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। अब क्या किया, ये 2a स्क्वायर को 2 बार लिख दो, 2b स्क्वायर को 2 बार लिख दो, 2c स्क्वायर को 2 बार, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। तो सोचो, एगो बी 2ab मिलके क्या हो गया, अच्छा एक ठो बी एगो सी 2bc मिलके क्या हो गया, और एगो सी या 2ac मिलके क्या हो गया। तो इसे याद रखिएगा, डायरेक्ट उसे हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद एक यह भी आप लोगों को मालूम है, ये फॉर्मूला अगला था। और एक यह मालूम है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, मालूम है ना, माइनस बी सी माइनस ये, है ना ये चीज। और इसकी जगह हम यह भी लिख सकते हैं। फिर इसमें आप लोगों को यह मालूम होगा कि ए प्लस, इसका क्वेश्चन बताएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो राइट वाला सारा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, याद रखिएगा, जब कभी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये भी होता है, ठीक है। ठीक, अब जो बचा इसके बाद सब कुछ आप लोग जान गए। अब एक कुछ और बातें लेके हम अगले वीडियो में आते हैं, पहले इतना तो आप लोग समझें।